चाहे सरकार किसी भी दल की हो, सरकार की नीतियाँ पूंजीपति ही तय करते हैं, क्योंकि वो पूंजीपति सरकार बनाने में उनका योगदान होता है। चाहे वो किसी भी दल की हो, सभी दलों को सरकार बनाने में उनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग होता है। इसलिए सरकारों को भी उनके म्यूजिक पर डांस करना भी मजबूरी होता है। देखिए, हम सरकार के 2 कोड का हमने स्वागत किया, आपको बताया कि वेज कोड और सोशल सिक्योरिटी, लेकिन हम इनके जो IR कोड है और OSH कोड है, इसका हम स्वीकार नहीं करते। इसलिए स्वीकार नहीं करते हैं कि मजदूरों का जो एक अधिकार है आंदोलन करने का, उस पर इन्होंने आक्षेप किया है कि हमको स्ट्राइक करने का, आंदोलन करने का अधिकार समाप्त हो गया। तो फिर मजदूर कहाँ जाएगा? जहाँ 100 से ज़्यादा मजदूर काम करेंगे वहाँ ये स्टैंडिंग ऑर्डर लागू होगा। सरकार ने अभी इस वर्तमान में इन्होंने इसको बढ़ाकर 300 किया। भारत के 98% उद्योग जो है सो इस कैटेगरी में बाहर होगा, तो वहाँ जो है मजदूरों का शोषण बढ़ेगा। गवर्नेंस सही होता तो माइग्रेंट लेबर की ये दुर्दशा नहीं होती। आज पिछले 70 वर्षों में हम मिनिमम वेज नहीं दिला पाने में सक्षम हुए हैं। PSUs को जानबूझ करके इसको बदनाम करना, हमको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता। नमस्कार, NTM न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। बात नए श्रम कानूनों के बारे में करेंगे, जो कि नए वित्तीय वर्ष से जो है वो अपनी जगह लेने जा रहे हैं। और हमारे साथ भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय महासचिव विनय सिन्हा मौजूद हैं। उनसे इन श्रम कानूनों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि श्रम कानूनों का यहाँ बहुत बड़ा तबका जो है विरोध कर रहा है, लेकिन इस श्रम कानून के अंदर जो सुधार हुए हैं उसका कहीं स्वागत भी किया जा रहा है। तो ये जो भ्रम की स्थिति जो है वो मजदूर वर्ग में जो एक है, उसको दूर करने की कोशिश जो है वो आज होगी। कौन कौन से नए श्रम कानूनों में कहाँ कहाँ विरोध हैं जो लगता है कि मजदूरों के हित में नहीं है, और कौन कौन से अच्छे जो पहलू हैं इस कानूनों के, वो समझने की कोशिश करेंगे। सिन्हा साहब, आपका स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नए जो श्रम कानून जो लागू होने जा रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, नए श्रम कानून जो लागू होने कोड में ये पहली बार किसी सरकार ने यूनिवर्सल वेज का इम्प्लीमेंटेशन के लिए तय किया है। अभी तक के सरकारों ने क्या कि हर प्रदेश का, हर स्टेट का अलग अलग मिनिमम वेज होता था। इसलिए पहली बार इस सरकार ने कहा कि वो मिनिमम वेज सबों को मिलेगा। इसके पहले क्या था कि हर प्रदेश का शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट का एक लिस्ट होता था, तो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में जो वर्कर काम करेंगे उनको ही मिनिमम वेज के अधिकारी होते थे। अब इन्होंने क्या कि किसी भी एम्प्लॉयमेंट में, इवन गीग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, कोई भी वर्कर होगा उसको मिनिमम वेज मिलेगा। केंद्र से जो फ्लोर वेज तय होगा उससे अधिक कोई स्टेट पे कर सकता है, लेकिन उससे कम नहीं कर सकता है। वर्तमान समय में कई प्रदेशों में इतने कम मिनिमम वेज हैं, कई मतलब इनकी समानता नहीं है। इसलिए इस सरकार ने जो यूनिवर्सल वेज कोड लाया, ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय सरकार का है। दूसरे, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के बारे में बहुत सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पहली बार इस सरकार ने प्रावधान किया है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को अपॉइंटमेंट लेटर इशू होगा। आज हमारे सामने, ट्रेड यूनियन के सामने यह समस्या है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का आइडेंटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल है कि वो वर्कर्स किसी एस्टेब्लिशमेंट में काम करता है या नहीं करता है, इसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलता, इसलिए उनको वेज सिक्योरिटी नहीं मिलता, जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलता। इसलिए अभी जो सरकार ने यह प्रावधान लाया है कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को हम अपॉइंटमेंट लेटर इशू करेंगे, यह एक बड़ा प्रशंसनीय और सराहनीय कदम सरकार का है। इसी प्रकार आप फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का यद्यपि हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में भी एक अच्छी व्यवस्था सरकार ने की है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में वैसे वर्कर्स को वो सारी सुविधाएं मिलेंगी, सारे वैसे वेतन, ग्रेच्युटी, पेंशन, जो कुछ भी लाभ है परमानेंट कर्मचारियों का, उसकी बराबर समान रूप से उसके साथ व्यवहार होगा। ये एक अच्छे प्रावधान हुए हैं। दूसरी, आपका सोशल सिक्योरिटी स्कीम में इस सरकार ने एक अच्छा प्रावधान किया है कि
जो एम्प्लॉयर पहले के में करते के कि मूल वेतन जो है बहुत कम रखते थे और उनको अलावेंसेज बहुत अधिक देते थे। इसके कारण सोशल सिक्योरिटी में मिलने वाले जो अंशदान है, ईएसआई हो, पीएफ हो, ग्रेच्युटी हो, इसका बहुत कम अंश कटता था। इस बार सरकार ने यह प्रावधान किया है कि मूल वेतन से 50% से अधिक कोई अलावेंसेज नहीं होगा। यदि कोई एम्प्लॉयर 50% से ज़्यादा अलावेंस देता है तो वह मूल वेतन में ऐड होगा। कई अपने दूसरे संगठन के मित्र यह अफवाह फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं कि सरकार के इस प्रावधान से वेतन घट जाएगा। बिल्कुल वेतन, टेक होम सैलरी घट सकता है, लेकिन अभी जो व्यवस्था हुई कि 50% से कम अलावेंसेज नहीं होगा, तो इससे हमारा बेसिक पे मूल वेतन में वृद्धि होगी। मूल वेतन पर ही हम पीएफ, ईएसआई या जो ग्रेच्युटी, ये सारे जो हमारे सोशल सिक्योरिटी के स्कीम्स हैं मूल वेतन पर ही आधारित होते हैं। इसलिए टेक होम सैलरी घट सकता है, लेकिन इसका हमको फ्यूचर में हमको अच्छा परिणाम मिलेगा, अच्छी हमको सोशल सिक्योरिटी बुढ़ापे के समय हमको अच्छा होगा। इसी तरह से सोशल सिक्योरिटी स्कीम में बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो अभी इस स्कीम के बाहर थे, पीएफ के दायरे में नहीं थे, ईएसआई के दायरे में नहीं थे। तो असंगठित क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी स्कीम में लाया गया, जैसे प्लांटेशन वर्कर है, गिग वर्कर्स है, आपको ट्रांसपोर्ट ऑटो वर्कर्स हैं। इस तरह से यह असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए, असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम बहुत ही अच्छा है और भारतीय मजदूर संघ ने इसका स्वागत किया है। अब मैं समझना चाहूँगा, जैसे आपने इस कानूनों में, श्रम कानूनों में जो सुधार हुए हैं, आपने इसके सकारात्मक पहलुओं को सामने रखा है। बहुत सारी भ्रम की स्थितियाँ जो हैं वो आज भी जो है वो मजदूर वर्ग में जो है वो व्याप्त हैं। इसके ऐसे कौन कौन से पहलू हैं जिससे भारतीय मजदूर संघ जो है वो सहमत नहीं है और अपना विरोध दर्ज करवाता है? क्योंकि अभी जिस तरह से ये सवाल उठने शुरू हो गए कि अब जो है वो एक ठेकेदारी प्रथा की तरफ जो है बढ़ रहे हैं, जब चाहे कंपनियां जो हैं वो मजदूरों को जो है वो निकाल सकती हैं, उनकी जो लिमिट्स जो थी वो उसको कम किया गया है। ये थोड़ा सा इसके बारे में आप इसे स्पष्ट करें। देखिए, हम सरकार के 2 कोड का हमने स्वागत किया, आपको बताया कि वेज कोड और सोशल सिक्योरिटी है, लेकिन हम इनके जो आईआर कोड हैं और ओएसएच कोड है, इसका हम स्वीकार नहीं करते। इसलिए स्वीकार नहीं करते हैं कि मजदूरों का जो एक अधिकार है आंदोलन करने का, उस पर इन्होंने आक्षेप किया है। पहले ऐसा था कि जो आवश्यक सेवाएं हैं उनके कर्मचारियों को, मजदूरों को आंदोलन करने के लिए 14 दिन की नोटिस देनी होती थी। अभी इन्होंने सब पर लागू किया है। सब पर लागू करने का मतलब ये हुआ कि हमको स्ट्राइक करने का, आंदोलन करने का अधिकार समाप्त हो गया। तो फिर मजदूर कहाँ जाएगा? इसलिए हमारा उस पर विरोध है कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर सरकार को लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर नहीं रखेंगे तो इससे आपको अशांति फैलेगी, औद्योगिक अशांति फैलेगी। न यह जो है सो उद्योगपतियों के पक्ष में है, न ही जो है सो ये कर्मचारियों के पक्ष में है। औद्योगिक शांति रहेगी तभी हम उत्पादकता पर सोच सकते हैं। अगर औद्योगिक अशांति रहेगी तो हमारा उत्पादन जो है सो प्रभावित होगा। इसलिए सरकार से हम मांग करते हैं कि औद्योगिक संबंध को बरकरार करने के लिए जो ट्रेड यूनियन एक्ट के जो भी प्रावधान हैं, उन प्रावधानों को यथास्थिति बनाए रखना चाहिए। दूसरा हमारा यह है कि इन्होंने थ्रेशोल्ड बढ़ाया है सभी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 50 मजदूर पहले था कि ये जहां 10 मजदूर होंगे वहां कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू होता था। अभी इसको इन्होंने बढ़ा करके 50 किया है। तो अगर 49 मजदूर किसी उद्योग में होंगे तो उनको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस पर कॉन्ट्रैक्ट, उस पर कोई भी, जैसे मैंने अभी बताया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत जो मजदूर रहेंगे उनको अपॉइंटमेंट लेटर जो है सो नियुक्ति पत्र देना है। तो उद्योगपतियों को यह अवसर प्राप्त होगा कि वो 49 रखेंगे। तो इसलिए यह प्रावधान थ्रेशोल्ड बढ़ाना ये ठीक नहीं। इसी तरह इन्होंने कई पीएफ में, ईएसआई में सभी का इन्होंने संख्या बढ़ाया।
जो कर्मचारियों के हित में नहीं है, मजदूरों के हित में नहीं है। आपने सोशल सिक्योरिटी को तो बहुत एक्सटेंड किया स्कीम को, लेकिन थ्रेशोल्ड बढ़ाने के कारण उन सारे मजदूरों को उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हम फैक्ट्री एक्ट में महिलाओं को इन्होंने प्रावधान किया है। अभी तक का ये प्रावधान था कि महिला रात्रि पाली में काम नहीं करेंगे। इसमें ये इन्होंने प्रावधान किया है कि महिला रात्रि पाली में काम तो करेंगी ही करेंगी, इसके साथ साथ महिलाएं खान के अंदर भी जाकर के काम करेंगी। यह बड़ा अन्यायपूर्ण यह व्यवस्था है, इसलिए भारतीय मजदूर संघ इसका विरोध करता है। इसी प्रकार इन्होंने स्टैंडिंग ऑर्डर जिसमें किसी भी उद्योग में काम करने वाले मजदूरों का सेवा शर्तों का वर्णन होता है। उस सेवा शर्त में उनको कितना छुट्टी मिलना, कितना बोनस मिलना, कितना उनको ग्रेच्युटी मिलना, ये सारे उसमें वर्णन होते हैं। सरकार ने अभी तक का था कि जहां 100 से ज़्यादा मजदूर काम करेंगे वहां ये स्टैंडिंग ऑर्डर लागू होगा। सरकार ने अभी इस वर्तमान में इन्होंने इसको बढ़ाकर 300 किया। भारत के 98% उद्योग जो है सो इस कैटेगरी में बाहर होगा, तो वहाँ जो है मजदूरों का शोषण बढ़ेगा। इसलिए भारतीय मजदूर संघ इस दृष्टि से सरकार से मांग करता है कि औद्योगिक शांति बरकरार होगा तभी हम विकास कर सकते हैं, तभी हम उद्योगपति भी हमारे यहाँ उद्योग की स्थापना कर पाएंगे। औद्योगिक संबंध, इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, औद्योगिक शांति होनी चाहिए। मैंने आपका एक संबोधन सुना था जिसमें आपने कहा था कि अडानी हो, अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, सरकारें किसी की भी हो, ये जो है इनके लिए अच्छे रहते हैं। परिस्थितियां जो बदलती हैं वो मजदूरों के लिए बदलती हैं। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो स्थिति चल रही है तो मजदूर जो है अपने आप को कहां देखें? ये बात यह वास्तविकता है कि चाहे सरकार किसी भी दल की हो, सरकार की नीतियां पूंजीपति ही तय करते हैं, क्योंकि वो पूंजीपति सरकार बनाने में उनका योगदान होता है। चाहे वो किसी भी दल की हो, सभी दलों को सरकार बनाने में उनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग होता है। इसलिए सरकारों को भी उनके म्यूजिक पर डांस करना भी मजबूरी होता है। लेकिन हम इस सरकार के व्यवहार से, हम इस बात से बहुत ज़्यादा नहीं विपक्ष की बात सोचते हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा किया अभी पिछले ही कुछ दिनों पहले कि सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, हम बिजनेस नहीं करेंगे, हम गवर्न करना मेरा काम है, हम गवर्न करेंगे। हम प्रधानमंत्री के इस उद्बोधन का हम स्वागत करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय मजदूर संघ यह मांग करता है कि प्रधानमंत्री महोदय इस बात की गारंटी दे, इस बात को इंश्योर करें कि गुड गवर्नेंस होगा। सरकार को नीतियां तय करना है, गवर्नेंस जो है वो ब्यूरोक्रेट्स को करना है। और यह पूरी जिम्मेवारी पूर्वक हम कह सकते हैं कि ये गवर्नेंस जो है ब्यूरोक्रेट्स नहीं होने देते हैं। अगर ये गवर्नेंस होता तो प्रवासी मजदूरों का माइग्रेंट लेबर एक्ट 1979 का है, अगर ये गवर्नेंस सही होता तो माइग्रेंट लेबर की ये दुर्दशा नहीं होती। आज पिछले 70 वर्षों में हम मिनिमम वेज नहीं दिला पाने में सक्षम हुए हैं। अगर गवर्नेंस की गारंटी सरकार देती तो आज मजदूरों को मिनिमम वेज मिलता। हम लिविंग वेज और डिसेंट वेज की तो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, आज मिनिमम वेज दिलाने में हम अक्षम हैं। तो मेरा सरकार से यह मांग है कि हम कौन हमारा मालिक होगा, अडानी होगा कि अंबानी होगा कि सरकार होगी, मुझे उससे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। हम सरकार से मांग करते हैं कि आप गुड गवर्नेंस का गारंटी दो। मजदूरों को जॉब सिक्योरिटी, वेज सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, अगर सरकार इसको 3 हमारे मांग को इंश्योर करने में सक्षम है तो हम इस सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। सरकार के निर्णय का स्वागत करते हैं। आपने कहा सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन जो मशीनरी है, आपने जो सवालिया निशान जो लगाया है वो नौकरशाही पर लगाया है, बाबूगिरी पे लगाया है। अब यह है कि क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है कानून का, बेहतर से बेहतर कानून बना दिए जाए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन का काम जो है वो नौकरशाही का है, ब्यूरोक्रेसी का है। तो ऐसी स्थितियों के अंदर सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन बाबूशाही ने, नौकरशाही ने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो फिर
किस तरह से जो है वो राह आसान होंगे, क्योंकि टेक्निकली कोई ना कोई पेच तो जो है ये लगाए रखते हैं और इसी का फायदा जो है वो इंडस्ट्रीज उठाते हैं। तो मजदूर जो है वो किस तरह से जागरूक ज्यादा हो सके और इन कानूनों का जो है बेजा इस्तेमाल कर सके अपने हितों के संरक्षण के लिए। देखिए, इसका तो एक ही रास्ता है कि सरकार के स्तर पर सरकार को ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स भी करना चाहिए। जैसे आप लेबर रिफॉर्म्स लाए हैं, बाकी आप कई रिफॉर्म्स लाते हैं, आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स भी लाएं। उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है सो फिक्स होनी चाहिए। आज कहीं भी किसी भी विभाग में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आज हम कहते हैं कि पीएसयू लॉस में चल रहा है। लॉस का कारण कौन जिम्मेवार है? आज सरकार अगर सक्षम होती, अगर सरकार यह चाहती, तो उस पर अकाउंटेबिलिटी अगर तय होता तो पता चलता कि ये लॉस क्यों हुआ। अगर आप देखेंगे, आप नज़र दौड़ा कर देखेंगे तो जहाँ कहीं भी अगर लॉस हुआ है तो उसके 2-3 कारण हैं। एक पहला कारण करप्शन, दूसरा कारण पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, तीसरा कारण कि हम जो कर्मचारी को ही जिम्मेवार ठहराते हैं, जबकि आप अभी के समय में कर्मचारियों से कई गुना अधिक पदाधिकारियों का पोस्ट है। तो जो हम कम कीमत में काम करा सकते हैं, उसे दुगना तिगना के ज़्यादा कीमत के कर्मचारी से हम वही काम करा रहे हैं, तो लॉस होना तो स्वाभाविक है। इसलिए सरकार को ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स लाना चाहिए। ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स के तहत अगर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी तो मुझे लगता है कि जो आज एक दृश्य उपस्थित हुआ है कि पब्लिक सेक्टर में कर्मचारी काम नहीं करते, इसलिए लॉस हो गया, हमको बजटरी सपोर्ट देना पड़ रहा है, शायद यह परिस्थिति नहीं आती। इसलिए अभी भी सरकार को इन विषयों पर सोचना चाहिए कि ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स हो, पीएसयू में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम हो, पीएसयू में कर्मचारियों का जो है वो रेशनलाइज होना चाहिए, संख्या, कर्मचारियों की संख्या का और पदाधिकारियों की संख्या का रेशनलाइजेशन होना चाहिए। इसके साथ साथ पब्लिक सेक्टर में जो करप्शन है, करप्शन के लिए सरकार को एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ खड़ी होगी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि पीएसयू घाटे में जाएंगे। और इस देश का इतिहास बतलाता है कि पीएसयू को इस देश के विकास में कितना योगदान है। और आज पूरे अर्थ जगत में ये पीएसयू के कर्मचारी हैं जिनको अच्छा वेज मिलता है, अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जिसके कारण आज हम किसी भी क्षेत्र में देखें तो इसका बहुत बड़ा योगदान है। आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही जैसे कहते हैं कि इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो रखा है। इसमें मैं अब मेरे लिए जिज्ञासा पैदा हो गई है, तो मैं समझता हूं कि दर्शक भी जरूर समझना चाहेंगे। आपने कहा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पीएसयू जो है वो घाटे में जाते हैं। हम ये देखें कि सरकार किसी की भी हो, एमटीएनएल, बीएसएनएल, ये जो है ये घाटे में जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इनका ज्यादा अच्छा है। क्या वजह लगता है कि टेलीकॉम सेक्टर्स के अंदर प्राइवेट कंपनियां बहुत बेहतर कर जाती हैं और एमटीएनएल और बीएसएनएल जो है वो फिसड्डी साबित हो जाते हैं। दूरदर्शन की बात करें तो उसकी टीआरपी कहाँ रहती है और प्राइवेट चैनल्स की टीआरपी कहाँ रहती है। रेलवे के अंदर भी जो है वो अब पीपीपी के अंतर्गत सारी चीजें जो हैं वो लाने की कोशिश की जा रही हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर भी इसी तरह से है। एलआईसी के अंदर भी जो है वो बहुत बड़ी संख्या में, एलआईसी ही मात्र के माना जाए तो एक ऐसा संस्थान जो था जो हमेशा जिसका विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है और यह हमेशा फायदे में रहा है। प्राइवेट जो इंश्योरेंस की कंपनियां हैं उसके पांव इसने नहीं टिकने दिए हैं। लेकिन बावजूद इसके क्या वजह लगती है, क्योंकि ये संबंधित मंत्रालय भी हैं, किसी भी सरकार के रहे हो, तो वहां पर क्या लगता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ खेल होता है कि ये जो है डाउन चले जाए और प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनियां आगे बढ़ जाए। ये फैक्ट जो है वो समझना बड़ा जरूरी है। देखिए, आपने अच्छा सवाल किया। ये जो पीएसयूज हैं, इन पीएसयूज को जानबूझ करके इसको बदनाम करना, हमको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता। आप अगर जिस एयरपोर्ट या बीएसएनएल या जिन भी उद्योगों का आपने चर्चा किया, अगर आप देखें हम पर कई बाइंडिंग्स हैं, हम पर कई कंपल्सन सरकार के हैं कि मुझे ऐसा ही करना है, इस रास्ते ही जाना है। लेकिन वहीं पर जो दूसरे प्राइवेट सेक्टर्स के लोग हैं उनको कोई बाध्यता नहीं है। हमको सोशल सिक्योरिटी में जाना, हमको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन उनको कोई इस तरह का नहीं है। तो स्वाभाविक है बीएसएनएल में आप हमको लेवल प्लेइंग फील्ड में कम्पीट करने का मौका नहीं दे रहे हैं। आप एयरलाइंस में ही देखिए कि जो सबसे खराब टाइमिंग होगा वो एयर इंडिया को मिलता है,
स्वाभाविक है कि उसको पैसेंजर नहीं मिलेंगे, बाकी लोगों को जो है सो अच्छे टाइम मिलता है। ये खेल जो खेला जा रहा है, जो मैंने आपको कहा अकाउंटेबिलिटी एंड ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, ये इसके पीछे यही सबसे बड़ा कारण यही है कि जानबूझकर इन सारे पब्लिक सेक्टर और हमारे ही लोग जो उस पब्लिक सेक्टर में लोग हैं, वो हम आपको इंश्योरेंस के बड़े बड़े अधिकारियों का प्राइवेट इंश्योरेंस के साथ पैक्ट है। वो चाहते हैं कि ये डाउन होगा तो हमारा जो है, इस तरह से सभी सेक्टर में ये चल रहा है खेल, जिस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार को इतने ही लगता है कि मेरा समय अच्छे से बीते, इसलिए हमको आर्थिक सहयोग ऐसे पीएसयू से मिल सकती हैं। तो एक तो पीएसयू को दो तरफा मार है, लिबरल हो जाता है। हाँ, वह दो तरफा मार कि हमको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता, हमको जो है सो सरकार भी जो है सो हम पर ही दबाव बनाती है, बाकी उनका प्राइवेट सेक्टर पर उनका दबाव नहीं चलता है। प्राइवेट सेक्टर जो है पीएसयू के लोग को भी प्रभावित करते हैं, सरकार के भी नुमाइंदों को प्रभावित करते हैं, इसलिए ये दुर्दशा का स्थिति उत्पन्न हुआ है। बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय महासचिव विनय सिन्हा, जिन्होंने बड़ी साफ गोही से जो है वो सारी बातें जो हैं वो बताई हैं। लेबर लॉज को लेकर जो श्रम कानून में जो सुधार हुए हैं उसके बहुत सारे अच्छे पहलुओं से अवगत करवाया। वहीं जो भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है वहां पर भी जो है उन्होंने बिल्कुल बताया है कि यहां पर जो है वो सरकार के कदम जो है वो सराहनीय है। दूसरी तरफ जो है वो बताते हैं कि खेल जो है किस तरह से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो पीएसयू है, जो सरकारी कंपनियां हैं, उसको किस तरह से उसके पीछे जो है खेल होता है। साथ में जो इम्प्लीमेंटेशन की जो मशीनरी है, ब्यूरोक्रेसी है, उसमें रिफॉर्म की बात भी कही है। औद्योगिक शांति और अच्छे औद्योगिक संबंध जो है वो बरकरार रहें, इसके लिए सरकार को कहा है, आगाह किया है कि इस पर जो है वो सरकार को ध्यान देना चाहिए। बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दीजिए इजाजत। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़, दिल्ली।